नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सिंजेंटा इंडिया हैज़ लॉन्च्ड बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट विद विच आईआईटी टू मॉनिटर फार्म इंसेक्ट्स। तो जो भी खेतों में जो कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स हैं होते हैं, उनके लिए एक सेंसर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट, ताकि उन इंसेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, तो ये एक कंपनी है सिंजेंटा इंडिया। ये एक ग्लोबल एग्री बिजनेस मेजर है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे ये एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती है। तो इसने ये बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी रोपड़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आईआईटी रोपड़ जो है वो आपको पंजाब में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो कौन सा ये स्टेट गवर्नमेंट है जिसने यूएनडीपी के साथ पार्टनरशिप करी है? तो ये है तेलंगाना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट साइंड नमसाई डिक्लेरेशन अग्रीमेंट विद असम टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। तो कौन सा ये स्टेट है जिस दोनों ने मिलकर ये नमसाई डिक्लेरेशन पार्टी साइन किया अग्रीमेंट? एक तो असम है और दूसरा स्टेट कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत पुराना डिस्प्यूट रहा असम और अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 2022 में इसको सॉल्व कर दिया गया नमसाई डिक्लेरेशन के थ्रू। दोनों चीफ मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू दोनों मिले अरुणाचल प्रदेश का एक प्लेस है जिसका नाम है नमसाई। ठीक है, इस प्लेस पे दोनों मिलकर और इसको इस डिक्लेरेशन को, इस एग्रीमेंट को दोनों ही एग्री किए कि हाँ, इतना जो स्पेस है, इतने जो विलेजेस हैं वो आपके में रहेंगे जो में आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जितने हैं वो सब अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे। एक दूसरे को डिस्प्यूट नहीं होगा। तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो नेक्स्ट आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड स्वनिर्भर नारी टू एम्पावर इंडिजिनस वीवर्स। तो जो भी इंडिजिनस वीवर हैं, बेसिकली वीमेन की बात करी जा रही है, जो वीमेन वीवर्स हैं, इसलिए स्वनिर्भर नारी के नाम से ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? असम ने ही। हिमंता बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। एक रिपोर्ट है डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। तो इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आएंगे। हु हैज़ लॉन्च द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव। क्या है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया है? इसको नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा था? तो ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट रहा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये जो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ, ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया, इसमें आपको दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो दो लोगों को दिया गया। एक तो सूर्या, साउथ इंडियन मूवीज़ के एक्टर हैं। ठीक है, सूर्या, जिनको इनकी मूवीज़ एक थी सुरई पोत्रु,
इस मूवीज़ के लिए दिया गया है। देखिए सुरई पोत्रु काफ़ी बढ़िया मूवीज़ है, मूवी है, मैंने भी देखा है। सुरई पोत्री बेसिकली अगर हिंदी में कहें तो उड़ान, ठीक है। एक ऐसे पर्सन की ये कहानी है जो बेसिकली एयरलाइंस बनाना चाहता है। एयरलाइंस की कंपनी ये ओपन करना चाहता है ताकि जो एयरलाइंस आज के टाइम में बहुत महंगी हो चुकी है, जो एक कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए वो अपने गांव को के लिए ये चलाए, ठीक है। तो इसी का पूरा स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। तो इसको मिला है बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर दो रहे, एक रहे अजय देवगन। अजय देवगन की मूवी थी तान्हाजी, ठीक है। मराठी वॉरियर पे ये बेस्ड है ये मूवी, तो इस पे इन्होंने किया। और देखिए बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस भी जान लीजिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये इसी मूवीज़ के लिए दिया गया है। अपर्णा अपर्णा बाल मुरली, अपर्णा बाल मुरली को इसी मूवी के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तो आप समझ सकते हो एक्टर और एक्ट्रेस दोनों एक ही मूवीज़ के लिए अगर बेस्ट का अवार्ड दिया जाए तो एक अपने आप में एक समझिए कि वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत ही बढ़िया रहा, तभी ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बेस्ट मूवीज़ फिर कौन रही, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस तो सुरई सुरई पोट्रू मूवीज़ के रहे। और बेस्ट मूवीज़ फिर कौन रही, तो बेस्ट मूवी यही रही, ठीक है। यही बेस्ट मूवी रही सुरई पोत्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज़ कैश मेडिकल स्कीम। तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज़ कैश मेडिकल स्कीम ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको अगर मेडिकल में जाना है, यानी कि डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कैशलेस बिल्कुल उनका ट्रांजैक्शन होगा। उन्हें जो यानी कि उन्हें जो ये सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है ना, उनके लिए थोड़ा सा वो कुछ मेडिकल के लिए दिया जाता है, तो वो उनको कैशलेस ही मिल जाएगा, उनको कैश में देना नहीं होगा। तो नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली एट 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में इस मेडल टैली को 33 मेडल्स के साथ टॉप किया था यूएस ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेकंड पोजीशन पे रहा इथोपिया और थर्ड पोजीशन पे चलिए सेकंड पोजीशन तक एनफ है, थर्ड पोजीशन की ज़रूरत ही नहीं है। और यह ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, तो यूजिन आपको यूएस में ही मिलेगा जगह। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द बाल रक्षा मोबाइल ऐप। तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी, आयुष मंत्रालय। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस। तो पुलिस के अटेंडेंस के लिए स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च किया गया है कि अगर पेट्रोलिंग पे अगर पुलिस जाते हैं तो उनको इसके थ्रू उनकी अटेंडेंस बनेगी स्मार्ट ई बीट सिस्टम के थ्रू। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट विच कंट्रीज क्राउन प्रिंस हैज़ अनविल्ड अ फ्यूचरिस्टिक इको सिटी न्योम। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक इको सिटी है, एक इमेजिनेशन है, एक स्ट्रक्चर थोड़ा बना के दिया गया है, लेकिन इसकी काफ़ी क्रिटिसाइजेशन भी हो रही है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सऊदी अरबिया के प्रिंस जो हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे
जो रेगिस्तान है जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है, कुछ नहीं है, उस पे एक लाइन से एक सिटी का निर्माण करेंगे जिसको द लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, द लाइन सिटी, और या फिर इसको न्योम सिटी, न्योम। तो एक लाइन से ये पूरा डेवलपमेंट चलेगा। ये पूरा एक लाइन से कितना दूर तक, करीबन 170 किलोमीटर का ये लेंथ होगा। ऐसा कोई कुछ प्रोजेक्ट है। तो इसको सऊदी अरबिया के प्रिंस ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा शहर ही सिर्फ इसी लेंथ के इसी लंबाई में बेस्ड होगा। सब कुछ यहीं पे, पूरी हर फैसिलिटीज़ इतने में ही अवेलेबल कराई जाएगी, इसी लंबे जाते हुए में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये इसमें से रोड निकाल के इधर कर दिया जाएगा, इसमें से रोड इधर, एक पूरा लंबी ये सिटी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, बजराम बगाज हैज़ टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बजरम बगाज ये बन चुके हैं अल्बानिया के प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमी कंडक्टर पॉलिसी। तो सेमी कंडक्टर को ऐसे भी भारत में प्रमोट किया जा रहा है। तो पहला स्टेट ये सेमी कंडक्टर पे पॉलिसी बनाया है, ये स्टेट है गुजरात। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और एक्चुअली में ये गुजरात में ना एक सेमिकॉन सिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? धोलेरा में। धोलेरा में सेमिकॉन सिटी इस्टेब्लिश किया जाएगा। वहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन बनाया गया है, या फिर रीजन कहिए, हाँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो अगर आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इन्वेस्ट करते हैं तो गुजरात की सरकार वहाँ पे 75% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी आपके फर्स्ट 200 एकर्स के रिक्वायर्ड लैंड पे। तो गुजरात में नए इलेक्शन भी हुए हैं, तो उसमें फिर से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं भूपेंद्र पटेल, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कहाँ पे किया है? गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बेसिकली जो भी ज्वेलर्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अपने गोल्ड इंटरनेशनली इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी एक तरह से कहिए कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स, जो क्वालिफाइड है गवर्नमेंट द्वारा कि हाँ ये ज्वेलर्स हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं इसके थ्रू, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। तो नेक्स्ट आता है, इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड 2 of 24 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये कंट्री है यूएस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, हमें 24, ठीक है, 24 MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स चाहिए, 24 को चाहिए। इन 24 में से 2 हमने रिसीव किया है 2022 में, ठीक है, तो ये यूएस से हम ले रहे हैं। और बाकी के जो भी 24 का 24 है वो 2025 तक पूरा का पूरा MH-60 रोमियो ये हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु। तो ये आयु नाम का ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये एक हेल्थ और वेलनेस ऐप है। इस ऐप के थ्रू जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसको योगा और मेडिटेशन के थ्रू ठीक किया जाएगा, उसमें हेल्प किया जाएगा। तो ये स्टेट है कर्नाटका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो NIC के डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए हैं राजेश गेरा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
So Israel has signed its first free trade deal with which Arab country? तो ये अरब कंट्री कौन सी है? ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ है, मोस्टली अरब कंट्रीज़ इज़राइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है एज ए कंट्री, ठीक है, ड्यू टू पैलेस्टीनियन इशू। तो इसलिए अगर यूएई ने इसके साथ ट्रेड डील्स, फ्री ट्रेड डील साइन किया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये पहला अरब कंट्री है जिसने फ्री ट्रेड डील इज़राइल के साथ साइन किया है। तो नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ लॉन्च द सेविंग इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा रत्न। तो बीमा रत्न ये एक सेविंग इंश्योरेंस स्कीम है। किसने लॉन्च किया है? एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, एक रिपोर्ट है, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। क्या नाम है? टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीबन 8 मिलियन ह्यूमन लाइफ चली गई है टोबैको इंडस्ट्री के कारण। और भी कई सारे इसमें दावे, कई सारे सर्वेस निकाले गए जिसमें यही दिखाया गया कि टोबैको से काफ़ी ज़्यादा लॉस ह्यूमन को हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबॉन वीड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। जिसका नाम है रिबॉन वीड, ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये एक सी ग्रास है, ठीक है, सी ग्रास, जिसका लेंथ है 180 किलोमीटर। नॉट किलोमीटर, आई थिंक इट विल बी 180 मीटर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन कॉल्ड आंचल। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है आंचल के नाम से। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, स्टेट आइकॉन ऑफ दिल्ली के तौर पर किस क्रिकेटर को अपॉइंट कर दिया गया है कि ये दिल्ली के स्टेट आइकन हैं? तो ये हैं यश धुल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ पास्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट। तो दुनिया का ये पहला होगा फेयर रिपेयर एक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको पास किया है यूएस की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फेयर रिपेयर एक्ट है क्या? बेसिकली जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिक्वायरमेंट हैं उसको कंपनियों को मैन्युफैक्चर करना होगा यहीं पे। जो भी उसको बनाने के लिए उसके पार्ट्स लगते हैं, पार्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर हो गया, वो सब कंज्यूमर्स को वहीं पे अवेलेबल कराना है। ऐसा कुछ फेयर रिपेयर एक्ट लाया गया है। क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं जिसका कुछ पार्ट्स बाकी के दूसरे देशों से लाकर उसको लगाया जाता है। चाइना से हो गया, जापान से हो गया, इस तरह से इज़राइल से हो गया। तो अब जो यूएस गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यहीं पे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाइए, जो पार्ट्स हैं जो कंज्यूमर को रिक्वायर्ड हैं, उन सब चीज़ें। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025, ये एक रिपोर्ट जारी किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो ये रिपोर्ट जारी किया है। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये बेसिकली बताता है कि जो ग्लोबल कोल का कंजप्शन है, कोयले का जो कंजप्शन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। 2022 में ये बिल्कुल अपने हाई टाइम पे आ गया है। कोल इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और आपको पता होगा कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा अगर ज़्यादा ये यूज़ होगा।
और यहाँ तक कि ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि जो चाइना है, इंडिया है, सबसे ज़्यादा चाइना इसका कंजप्शन कर रहा है, उसके बाद इंडिया है, और साउथ ईस्ट एशिया में ना ये ज़्यादातर ग्रोथ देखे जा रहे हैं कोल के यूज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IEA। IEA क्या है? ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस में। पेरिस है फ्रांस में, ठीक है, तो याद रखिएगा। सो सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट टन्स ऑफ न्यूट्री सीरियल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-2023 में सरकार ने एक टारगेट रखा है प्रोडक्शन का। ये जो न्यूट्री सीरियल्स हैं इसके प्रोडक्शन का कितने टन्स। पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ जाननी होगी कि न्यूट्री सीरियल्स होते क्या हैं। देखिए, न्यूट्री सीरियल्स में वो सारे क्रॉप्स आते हैं, वो सारे फसल आते हैं जैसे कि सोरगम हो गया, सोरगम को हम ज्वार भी बोलते हैं, ठीक है। फिर पर्ल मिलेट, मिलेट को हम बाजरा बोलते हैं, ठीक है। और मिलेट के काफ़ी सारे जो वैरायटीज़ हैं, जैसे एक मैंने बताया आपको पर्ल मिलेट, वैसी तरह से मिलेट के काफ़ी सारे वैरायटीज़ आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि 2023 है ना, इसको डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने, क्या? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है। 2023 को, जो कि आने वाला है, ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। और आपको मैं बता दूं कि भारत जो है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भारत के बाद आपको मिलेगा सेकंड पोजीशन पे नाइजर, चाइना। दूसरी बात करें अगर इंडिया में बात करें कि कौन सा स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है राजस्थान। तो ये भी याद रखने की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 205 लाख टन्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बुक टाइटल्ड द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिशिंग द वॉयज रिटेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किताब है जिसका नाम है द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिशिंग द वॉयज। इसको लिखा है अरित्रा बैनर्जी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिटी विल होस्ट द 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप इन 2023। 2023 में 36वां एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप कौन सा सिटी होस्ट करने वाला है? ये सिटी है न्यू दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और न्यू दिल्ली ये 7वां बार होस्ट कर रहा है। जी हाँ, पहली बार इंडिया में होस्ट किया गया था कब? 1979 में, और इसको होस्ट किया था जलंधर सिटी ने, ठीक है, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो किस राज्य सरकार ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप? नल का जल ही आप समझ सकते हो, ऑब्वियसली प्योर शुद्ध जल यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन्स को। तो ये है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो इसको किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च्ड बाय ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं यूनियन में, ठीक है। और साथ में ये स्टील मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं।
ये याद रखिएगा, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये हमारा पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। क्या मतलब ग्रीन स्टील ब्रांड है? इसका यही मतलब कि ज़ीरो कार्बन एमिशन हो रहा है इसके मैन्युफैक्चरिंग में। आपको मालूम होना चाहिए स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कार्बन रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में, लेकिन ये भारत का पहला ऐसा स्टील ब्रांड बनाया गया है जिसमें कि जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा ब्रांड है? इस ब्रांड का नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लॉन्च तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, लेकिन कल्याणी फॉरेस्टा जो है इसको मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी कर रही है? तो अब एक खुद ही कल्याणी नाम की कंपनी है, ठीक है, कल्याणी ग्रुप। ये आपको कहाँ पे बेस्ड है? पुणे में आपको ये मिलेगी। तो यही मैन्युफैक्चर कर रही है, ये स्टील कंपनी है बेसिकली, कल्याणी ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि स्टील जो है वो बनता ही है, एक स्टील एक बेसिकली एलॉय है, ठीक है, क्या है? एलॉय। और ये बनता है आयरन प्लस कार्बन से ही ये बनता है। तो यहाँ पे कार्बन के जगह पे जो है ग्रीन मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जहाँ पे ऐसा मटेरियल यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ की जा रही है, ठीक है। सो इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 16 ऑफ दिसंबर 2022 को ये इनॉग्रेट किया गया है, भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूज़ियम, ठीक है, मध्य प्रदेश में। 16 तारीख को ही क्यों? क्योंकि 16 तारीख को जो इन्फेंट्री स्कूल है, ठीक है, उसका 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम विजय दिवस को कमेमोरेट करने के लिए, विजय दिवस आपको पता होगा कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने को सरेंडर कराया था इंडियन सोल्जर्स ने, ठीक है। 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो सरेंडर किए थे इसी के दिन। तो इसी दिन हम विजय दिवस मनाते हैं। विच स्टेट्स द्वारे सरकार स्कीम हैज़ बीन सेलेक्टेड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? तो द्वारे सरकार जो अवार्ड है, यानी द्वारे सरकार यानी कि गवर्नमेंट एट डोर स्टेप, यानी कि जो सरकार है, जो भी स्कीम्स है वो बिल्कुल आपके दरवाजे तक पहुंचा रही है, बिल्कुल आप होम डिलीवरी आपके पहुंच रही है, कोई भी स्कीम्स या जो भी चीज़ें यहाँ पे निकलती है। ये द्वारे सरकारें जो है वो वेस्ट बंगाल की स्कीम है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है इस बार डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75? तो प्रोजेक्ट 75 का जो 5वां स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा INS वगीर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली INS वगीर जो है ये 6th है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6th होनी चाहिए, 6th है, एक और बचा है क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत ना बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 7 मैन्युफैक्चर करने थे। किसे, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर इसको करने वाली है थी? मैज़ेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है।
ये करने वाली थी 7, तो 6 तक हो गया है, एक और यहाँ पे करना बाकी है। तो INS वगीर है, ये याद आपको रखनी है। एक्चुअली 7 नहीं, यहाँ पे ये करेक्ट है, 5th ही होगा। INS वगीर 5th है, क्योंकि प्रोजेक्ट 70 के तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाए जाने थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो ये तो 5th है INS वगीर। बाकी 4 कौन से हैं? तो पहला तो है INS कलावरी, ये फर्स्ट है। INS खंडेरी सेकंड है, और INS करंज थर्ड है, और INS वेला ये आपका 4th है, और INS वगीर ये 5th आपका हो गया। फिर 6th वाला जो बनने वाला है उसका क्या नाम है? INS वगशीर। ठीक है, तो याद रखिएगा। विच कंट्री विल होस्ट 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी 2024? 2024 की बात करी जा रही है। 2024 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाला है। तो ये कौन सा देश होस्ट करेगा? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, बेसिकली ये रिप्लेस किया गया था। WTO किसको रिप्लेस करता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को? बेसिकली पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था GATT के नाम से। ठीक है, GATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एंड WTO क्या है? ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि ट्रेड पे एक रेगुलेटर का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए इसका हेड क्वार्टर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू विच फाइनेंशियल कंपनी? तो भारत का ये पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होगा, तो ये बिलोंग करता है बजाज अलायंस को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च किसने किया था? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवेज हैं, कौन? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच टीम हैज़ ओन द 2022 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल? तो फीफा वर्ल्ड कप टाइटल 2022 को किसने जीता है? ऑब्वियसली सबको मालूम होना चाहिए, अर्जेंटीना ने जीत लिया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने किसको हराया? फ्रांस को हराया। और अर्जेंटीना का ये 3rd फुटबॉल वर्ल्ड कप था जिसको जीत लिया है अर्जेंटीना ने। पहली बार जो अर्जेंटीना ने 1978 में जीता था, सेकेंड टाइम 1986, और इस बार 2022 में 3 बार अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत चुका है। अब ये जो वर्ल्ड कप हुआ, इस वर्ल्ड कप जो जीते गए, इसमें कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें एक जैसे होता है गोल्डन बॉल अवार्ड, फिर एक होगा आपका गोल्डन बूट अवार्ड। ठीक है, और एक होता है आपका गोल्डन ग्लोव, एक गोल्डन ग्लोव अवार्ड आपका होगा। तो ये 3 तरह के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इसमें होते हैं, जिससे कि आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो गोल्डन बॉल जो होता है वो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। तो बेस्ट प्लेयर कौन रहा इस बार? ऑब्वियसली लियोनेल मेस्सी। ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ऑब्वियसली ये अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। ठीक है, तो ये बेस्ट प्लेयर रहे जिनको गोल्डन बॉल मिला। अब आते हैं गोल्डन बूट को। गोल्डन बूट किसे दिया जाता है? तो टॉप गोल स्कोरर जो होता है, ठीक है, टॉप गोल स्कोरर जो होता है उसे दिया जाता है गोल्डन बूट। तो किसे मिला? ये मिला
एमिलियानो को नहीं मिला था एक्चुअली, ये मिला था किलियन मबापे को। किलियन मबापे फ्रांस का फुटबॉल प्लेयर है, ठीक, कहाँ का, फ्रांस का। तो किलियन मबापे को मिला गोल्डन बूट, ऑब्वियसली टॉप गोल स्कोरर रहा। अब गोल्डन ग्लोब, ग्लोब मतलब एक दस्ताना जो जिसको हम ग्लोब बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो बेस्ट गोल कीपर का, ठीक है। ये यहाँ पे गोल्ड स्कोरर है, ठीक है, जिसने ज़्यादा गोल स्कोर किया। ये बेस्ट गोल कीपर, जो रोकने के लिए जो रहता है नेट के पास, उसको गोल कीपर कहते हैं। तो बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड जो है, यानी जिसको गोल्डन ग्लोब मिला, वो कौन है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा इरेज करना होगा। ये है एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है। एलियानो मार्टिनेज जो है ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। तो लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के, और किलियन मबापे एक फ्रांस के प्लेयर, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अच्छा, एक और चीज़, ये फुटबॉल कप कहाँ, कौन सा देश होस्ट कर रहा था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। कतर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। तो आपको पता होगा रिसेंटली गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी गति शक्ति यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। तो इसके पहले चांसलर किसे बनाया गया है, तो पहले चांसलर बन गए हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे हैं। तो ये आपको याद रखनी है। और गति शक्ति योजना आपको पता ही होगा, जिसमें 100 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे गति शक्ति योजना में। इसके थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से भारत में बनाए जाएंगे। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से बनाया जाएगा, इसके लिए ये किया गया था, ठीक है। बेसिकली इसको हम नेशनल मास्टर प्लान भी बोलते हैं गति शक्ति को। अगला है, विच इंडियन नेवी सैल बोट विल पार्टिसिपेट इन 50th एडिशन ऑफ द केप टाउन टू रियो रेस 2023 टू बी हेल्ड इन जनवरी 2023। केप टाउन टू रियो रेस 2023, ये इसमें जो भारत के तरफ से कौन सा नेवी जाने वाला है इसमें पार्टिसिपेट करने, तो इसमें जाएगा INSV तारिणी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूली लॉन्च्ड बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो एक किताब है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग द अनसर्टेन टाइम्स, इसको लिखा है मिशेल ओबामा ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मिशेल ओबामा जो कि वाइफ हैं USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की। सो नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, क्या है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। What is India's rank in 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा, इसको रिलीज किसने किया है, द इकोनॉमिस्ट ने इसको रिलीज़ किया है, और भारत का रैंक रहा 68। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फूड के मामले में कितना सिक्योर है, ठीक है, इस पे ये इंडेक्स निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, गृह प्रवेश प्रोग्राम, कहाँ पे लॉन्च किया है, अगरतला में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगरतला आपको मालूम होना चाहिए
ये कैपिटल है त्रिपुरा की। ठीक है, अगला सवाल है, 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन इज एसोसिएटेड विद। तो 1 वीक 1 लैब एक थीम बेस्ड कैंपेन शुरू किया गया है, किसके द्वारा? 1 वीक 1 लैब, इसको किया है CSIR ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, किस लिए? तो इसमें बेसिकली शोकेस करना है द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स एंड इनोवेशंस। जो CSIR है पूरे देश भर में इसके 37 लैब हैं, यानी लेबोरेटरी है। तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, उसको शोकेस करने के लिए 1 वीक 1 लैब ये कैंपेन शुरू किया है CSIR ने। और ये जो CSIR है इसका नया टैगलाइन भी लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च किया गया CSIR दी इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। और किसने ये टैगलाइन दिया है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। बेसिकली ये मिनिस्टर के साथ साथ CSIR के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो पेटा इंडिया जो है, यानी पेटा जो है, वो हर साल किसी न किसी को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। तो पिछले साल जैसे आलिया भट्ट को इसने दिया था। इस बार पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 हैं सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए? तो इन्होंने डॉग और जो कैट्स के राइट हैं, अधिकार हैं, उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है, और बाकी दूसरे जानवरों के प्रति सहानुभूति, यानी जानवरों के लिए कुछ अच्छा किया है। इसलिए आपको पेटा से ही मालूम होना चाहिए। पेटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये होता है पेटा। तो याद रखना है। सो विच कंट्री हैज़ ओन दी विमेंस FIH नेशंस कप 2022 टाइटल। तो 2022 का ये विमेंस FIH नेशंस कप 2022 किसने जीत लिया? यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो इसको जीता है हमारे देश ने, इंडिया ने। इंडियन विमेंस टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इंडिया ने हराया किसको? ये हरा दिया स्पेन को। और ये जो विमेंस FIH नेशंस कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था? स्पेन में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था। ठीक है, अच्छा, इंडियन विमेन टीम की, जो इंडियन विमेन हॉकी टीम है, उसकी कैप्टन कौन है? सविता पुनिया। अगला है, हु हैज़ ओन द टाइटल T20 वर्ल्ड कप 2022 फॉर ब्लाइंड। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसको होस्ट किसने किया? होस्ट तो इंडिया ने ही किया, और इसको जीता भी है इंडिया ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया ने हराया किसको? तो इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। और ये इंडिया का तीसरा जीत था, 3rd एडिशन। ठीक है, एक्चुअली ये 3rd एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है। जो 4th एडिशन होगा ना T20 वर्ल्ड कप 2022, यानी ब्लाइंड लोगों के लिए ये जो क्रिकेट है,
तो 4th एडिशन जो कि 2023 में होने वाला है अगले साल, तो इसको होस्ट करेगा पाकिस्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक और भारतीय ओरिजिन का बंदा कहीं दूसरे जगह पे एक बड़ी पोस्ट पे जाएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जैसा कोई पोस्ट लिया है, यानी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है लियो वराडकर। कहाँ गए? आयरलैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लियो वाराडकर के जो फादर थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, इनकी मदर आयरिश थी। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है रैक्से कैर्पो एप्रिकॉट इज़ द फर्स्ट जीआई टैग ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो रिसेंटली जो रैक्से कार्पो एप्रिकॉट है इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ये बताइए किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट है? तो ये हो गया लद्दाख का, ये पहला है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए लद्दाख करीबन 20+ एप्रिकॉट के वैरायटीज़ को मतलब ग्रो करता है, जिसमें जो एक ये वाला जो वैरायटी है रैक्से कार्पो, इसको दिया गया है जीआई टैग। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट कर दिए गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Which Himalayan medicinal plant has been assessed as critically endangered in the IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है रिसेंटली। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे मिजोट्रोपिस पैलिटा हो गया, या फिर फ्रिटिलोरिया, सिरोसा, या फिर डैक्टिलोरिजा, ये तीनों को ही IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आपका आ जाएगा मिजोट्रोपिस पैलिटा। ऑप्शन ए, ये एक हिमालय पे उगने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, मिजोट्रोपिस पैलिटा, जिसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में डाला गया है। और फ्रिटिलोरिया सिरो है जो इसको डाला गया है वल्नरेबल में। वल्नरेबल ये भी IUCN का ही लिस्ट है। और फिर एक है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर्ड थोड़ा सा कम है इसमें, यानी कि ये थोड़ा विलुप्त होने से थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा विलुप्त होने के कगार पे आ गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद जो क्या होता है, डायरेक्ट एक वर्ड आता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो स्पीसीज़ है मेडिसिनल प्लांट का वो लास्ट स्टेज पे है, और वल्नरेबल हो जाता है फर्स्ट स्टेज पे। ठीक है, ये जो 10,000 MCQs का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें मैं श्योर शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं और बिल्कुल एकदम से नहीं। ठीक है, नॉर्मल मैं एक्सप्लेनेशन इसमें दे रहा हूँ जिससे कि आपका एग्ज़ाम में काम चल सके। ठीक है, बाकी के जो भी हैं वो डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही डिटेल तरीके से। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं करंट सेक्शन को पढ़ने के लिए, तो डेली सेक्शन जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें आप काफ़ी बेनिफिट ले पाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 20th काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। थीम क्या है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। थीम है सस्टेनेबल समिट्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल है। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो ये नेपाल में ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक हिंदी फिल्म भी शोकेस किया गया था। कौन सी हिंदी फिल्म? आईना। तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड दी PM स्वनिधि स्कीम। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि भारत सरकार ने इसको
लॉन्च किया था कब? 1 जून 2020 को ये लॉन्च किया गया था, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसको 2022 तक रखा गया था टारगेट डेट। अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 से। तो कब तक ये कर दिया गया है? तो दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पीएम स्वनिधि यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जो गली मोहल्ले में जो दुकानें खोलते हैं या ठेला वगैरह पर बेचते हैं, उनको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है। ठीक है, जो हॉकर जो गली मोहल्ले में जा के बेचते हैं कुछ चीज़ें बोल बोल के, जैसे आप बोलते सुनोगे, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हॉकर्स। ठीक है, उन सब के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2020 में। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है अप टू 10,000 रुपीज़। शिशुपाल हिलॉक विल बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिशुपाल जो हिलॉक है, ये प्लेस कहाँ पे है, यही आपको देखना है। तो ये प्लेस आपको मिलेगा महसामंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट्स विद विमेंस सिग्नेचर। तो इस कंट्री के जो बैंक के नोट्स हैं, पहली बार उन महिलाओं के सिग्नेचर उस पर दिए गए। नहीं तो हर हमेशा यहाँ पे मेल पर्सन्स के ही सिग्नेचर्स हुआ करते थे इनके प्रिंटेड नोट्स पे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है। तो कौन सा देश है ये? जी हाँ, डेवलप्ड कंट्री ही है, यूएसए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और वो जो दो विमेन सिग्नेचर हुआ है जिनका, वो है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर कहा जाता है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसी तरह से सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर वहाँ पे है। तो ये हैं जेनेट येलेन और लिन मलेरबा। ये दो लेडीज़ हैं, इनके सिग्नेचर दिए गए हैं। और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जेनेट येलेन जो हैं वो एक ट्राइब हैं। कौन सा ट्राइब? मोहेगन। हालांकि इतना ये बहुत ही कठिन हो जाता है, इतना डीप में जाकर अगर क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, तो ठीक है ये काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि बीच बीच में थोड़ा चीज़ें आपको मैं बताता चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए पहली बार इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये कौन है? शेख हसीना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शेख हसीना हैं पीएम ऑफ बांग्लादेश, प्रेजेंट में भी हैं। हालांकि ये 3 बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। सबसे पहली बार ये 1996 टू 2001 रहीं, फिर 2009 टू 2014 में भी रहीं, और 2014 से अभी तक ये लगातार कंटिन्यू में है अभी प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा शेख मुजीबुर रहमान। तो जो रिस्पेक्ट्स, इज्जत हमारे देश में गांधी जी को दिया जाता है, वो ही रिस्पेक्ट आपको शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाता है बांग्लादेश में। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। ठीक है, बांग्लादेश। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, उन्हीं की बेटी हैं ये शेख हसीना। Which state has become India's first state to launch its own climate change mission? ये पहला ऐसा राज्य हो गया जिसने अपना खुद का लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मिशन। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि COP
2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है कि भारत 2070 तक, कब तक, 2070 तक भारत हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल। ये हमने टारगेट रखा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, ये जो स्टेट है वो कह रही है कि हम जो नेशनल हमारा जो टारगेट है उससे पहले हम अपने स्टेट का ये टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। और ये स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ ओन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2022 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। BWF है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। तो इसका जो फाइनल्स है उसको मेंस सिंगल्स में किसने जीता 2022 का टाइटल? यह है विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने हराया किसको? एंथोनी गिंटिंग। एंथोनी गिंटिंग को। ये बिलोंग करते हैं इंडोनेशिया से, ठीक है। और विक्टर एक्सेल्सन कहाँ से? डेनमार्क। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, और ये जो एयरपोर्ट है ये गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर आपको पता होगा गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जिनका निधन हो गया था, ठीक है। और ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और गोवा का जो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? डैबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा का। देखिए, करेंट सेक्शन अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिक सेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। अब जैसे मैं गोवा कर रहा हूँ तो मैं गोवा के साथ और भी इसका स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो 10,000 है ये श्योर शॉर्ट डिस्कशन रख रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब अगर डेली करेंट सेक्शन में शुरू करूँगा तो उसमें क्या होगा कि सारे डायनामिक चीज़ों को वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू डिस्कशन वहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, क्योंकि अगर आपके पास ये थॉट नहीं रहेगा ना तो आप नॉर्मली किसी को भी किसी तरह से भी पढ़ लोगे, तो करंट सेक्शन पढ़ने का एक अलग वो लेवल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी हैज़ बिकम द विच नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा रिसेंटली आम आदमी पार्टी जो है वो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। कौन दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही दिया है, ठीक है। और किसके साथ? तो इसने गुजरात में 5 सीटें जीत ली, उसके बाद ये मिला है, ठीक है। क्राइटेरिया होता है। अब ये जो क्राइटेरिया है ये नेशनल पार्टी डिक्लेरेशन का, ये आप लक्ष्मीकांत बुक से पढ़िए, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक्स में जाकर देखिए, ये ऐसे आप देखोगे तभी आपका स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट सेक्शन भी कंप्लीट होगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो नेशनल पार्टी ये हो चुका है 9th। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी भारत में 8 नेशनल पार्टियाँ हैं, पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर रहे हैं। और एक तो आम आदमी पार्टी हो गया नेशनल पार्टी, और बाकी के 8 नेशनल पार्टी कौन से हैं? एक तो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BSP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है, CPI एक मार्क्सिस्ट भी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और फिर BJP भारतीय जनता पार्टी, और नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 8 पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल पे हैं, डिक्लेयर किया गया है। तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है ये आपको लक्ष्मीकांत वाले बुक में देखना है। नेक्स्ट है, कर्नाटका गवर्नमेंट टू बी रीनेम्ड सलाम आरती रिचुअल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कर्नाटका में एक
जो आरती होता था मंदिर में उसे सलाम आरती कहा जाता था, सलाम आरती रिचुअल, जिसको अब रीनेम कर दिया गया है नमस्कारा, नमस्कार कह सकते हैं, नमस्कार रिचुअल अब ये रहेगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कहा जाता है कि मैसूरू जब था, ठीक है, मैसूरू जब टीपू सुल्तान के अंडर था, उस वक्त टीपू सुल्तान ने सलाम आरती ये रखा था, उसी वक्त से ये रिचुअल चला आ रहा था, तो अब इसको नमस्कार पे किया गया है। अगला है इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा ये फार्म है, कहाँ पे है ये कार्बन न्यूट्रल फार्म? केरला में है। ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा ये फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट एंड फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल हैज़ बीन कमीशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भारत का तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल है। कहाँ पे ये कमीशन किया गया है? तो ये किया गया है केरला में, केरला के कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द भारत राष्ट्र समिति पार्टी, BRS। तो एक पार्टी थी TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, जो कि तेलंगाना में अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी है। तो के चंद्रशेखर राव ने इस पार्टी को रीनेम कर दिया है, क्योंकि इनको अब नेशनल लेवल पे इसको ले जाना है, सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं रखना है। तो भारत राष्ट्र समिति अपना रीनेम किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये कौन है? के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो पार्टी है TRS, ये फॉर्म हुई थी 2001 में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम टिल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सरकार का एक रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है, जिसपे कि घर के ऊपर में सोलर लगाना है, ठीक है। रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया, इसके थ्रू सोलर लगाने के लिए जो भारत सरकार है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया अब 2026 तक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको मालूम होगा 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है, ठीक है, जिसके लिए हमने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट, ठीक है, ये गीगावाट की हम बात कर रहे हैं, 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो हम जनरेट करेंगे, ठीक है। 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट करेंगे 2030 तक, ये हमने टारगेट रखा है। अभी तो ज़्यादातर हमारी जो एनर्जी का जनरेशन है वो तो थर्मल एनर्जी से जनरेट हो रहा है, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। तो नेशनल मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे MD की बात की जा रही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, तो ये हैं मनीष सीसा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का टेबल टेनिस फेडरेशन जो है, इसके पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। किसे बनाया गया है? ये हैं मेघना चौटाला। एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे होना चाहिए चौटाला, ठीक है, मेघना चौटाला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेघना चौटाला हैं हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दुष्यंत चौटाला, ठीक है, दुष्यंत चौटाला के वाइफ हैं ये मेघना चौटाला। नेक्स्ट है दीना बोलवर्ते हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ये दीना बोलवर्ते। ये कंट्री है पेरू, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेंस 2022 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे बात करी जा रही है पुरुषों की मेंस 2022 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर की। तो यहाँ जब मेंस की बात होगी तो मोंडो डुप्लांटिस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हैं वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आपको बिलोंग करते हैं स्वीडन से। और यहीं पे अगर मेंस को काट के हम वुमेंस लिख दें, ठीक है, वुमेंस 2022 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, तो फिर ये नाम कौन सा रहेगा? मैकलॉगलिन लेव्रॉन जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, ये हैं वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर विमेन। नेक्स्ट, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड विथ विच प्राइवेट स्पेस फर्म टू बिल्ड प्राइवेट स्पेस कैप्सूल्स। स्पेस कैप्सूल्स बनाने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इसरो और किसके साथ? देखिए, स्पेस कैप्सूल जो होता है बेसिकली ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो वहाँ पे स्पेस में ईज़िली रह सके, कंफर्टेबली रह सके, क्योंकि स्पेस में इंसानों को, ह्यूमन को यूं ही खुले में ओपनली रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तुरंत में ही वो मर जाएगा। ठीक है, तो कैप्सूल ये बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट इसमें क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ पे वो सरवाइव कर सके बढ़िया से और जो भी काम है वहाँ पे वो हो सके। तो ये कौन सी प्राइवेट एजेंसी है, सॉरी प्राइवेट कंपनी है आप कह सकते हो? यह है व्योम स्पेस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ट्राइबल मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ फ्री 1 डे मेगा हेल्थ कैंप। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया है 1 डे मेगा हेल्थ कैंप जिसका नाम है अबुओ बुगिन होडमो। अबुओ बुगिन होडमो एक ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है? आवर बेटर हेल्थ। तो इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया है? झारखंड में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। क्या नाम है इस बुक का? मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। इसको लिखा है मानसी गुलाटी ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मानसी गुलाटी हैं कौन? तो एक एनजीओ कह सकते हो या फिर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, मानस वाणी। ठीक है, मानस वाणी नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर हैं मानसी गुलाटी। मानस वाणी जो है वो बेसिकली वर्क करती है फेस योगा पे। तो ये फेस योगा के यूटिलाइजेशन बताती हैं जिससे कि जो फेस का मसल्स है उसको टोन किया जा सके। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने बुक लिखा मिरेकल्स ऑफ द फेस योगा। नेक्स्ट, डीजी, एक्चुअली यहाँ पे डीजी नहीं, डीसीजीआई होना चाहिए, डीसीजीआई। ठीक है, डीसीजीआई हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट वैक्सीन फॉर इबोला। भारत का ये पहला वैक्सीन होगा जो इबोला को के लिए आया है, तो इसको अप्रूव कर दिया है डीसीजीआई ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये जो किया गया है ये कहाँ पे? युगांडा में। और आपको पता होगा जो साउथ अफ्रीकन यानी अफ्रीकी कंट्रीज़ जो है उसमें इबोला वहीं पे ज़्यादा हुआ था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसको भारत में जो वैक्सीन बनाया है कोविशील्ड, जिसको मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बेस्ड है पुणे में। ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेशन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर ये इबोला के लिए वैक्सीन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट 70th
प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2023। तो 2023 में कब मनाया जाता है ये? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल, और ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। तो हर बार का एक मेन इवेंट का सिटी होता है, कौन से सिटी में, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस बार जो मेन इवेंट होगा वो इंदौर में होगा। मध्य प्रदेश का यानी कि पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी को ही 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी भारत को लौटे थे। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर किन्हें इस बार बुलाया जाएगा 2023 में? चीफ गेस्ट होंगे मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में। गुयाना के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली। फिर एक और चीज़ है, यहाँ ये चीफ गेस्ट हैं, एक है गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर किन्हें बुलाया गया है? ये नाम है जेनेटा मस्करेनहास। ये है ऑस्ट्रेलिया के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, जेनेडा। इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया है, और चीफ गेस्ट के तौर पर मोहम्मद इरफान अली को। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द कार्तिकेय दीपम चैरियोट फेस्टिवल का क्या नाम है? कार्तिकेय दीपम चैरियोट फेस्टिवल। इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। India's longest escape tunnel has been completed in which of the following? escape tunnel क्या हुआ? मतलब जहाँ से बच के निकला जा सके इमरजेंसी पीरियड में। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर में एक बनिहाल कतरा रेलवे लाइन बन रहा है। ठीक है, बनिहाल कतरा रेलवे लाइन बन रहा है, जिसके लिए ऑब्वियसली एक टनल खोदा गया है। तो जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन वर्कर्स को निकलने के लिए ये जो टनल एक बनाया गया है वही है एस्केप टनल। ठीक है, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट एस्केप टनल ये बन चुका है। यहाँ पे ये करीबन 89 किलोमीटर में बना है, और ये बनिहाल कतरा रेलवे लाइन जो है ये 111 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है अभी। और ये जो टनल है बेसिकली पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का। So who has been appointed as the first black president of Harvard University? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑब्वियसली आप डीन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बन चुके हैं डॉक्टर क्लॉडिन गे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये विमेन है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया किसे है? तो इसके पहले थे लॉरेंस बैको। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? ये अब तो मालूम ही होगा, यूएस में, अमेरिका में है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, हम यूके भी ध्यान रख लेते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको यूएस में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच फ्लावर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द यूएस वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़? अमेरिका के जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ है उसने इस फ्लावर को एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। कौन सा ये फ्लावर है? ये है नेवादा वाइल्ड फ्लावर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
Which Indian initiative has been recognized as world's top 10 initiative by United Nations? तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको टॉप 10 इनिशिएटिव में रिकग्निशन दिया है। कौन सा ये है इंडियन इनिशिएटिव? ये है नमामि गंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, नमामि गंगे एक रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है। रिजुविनेट करने का ये प्रोजेक्ट है, गंगा को साफ़ सफाई करने का ये प्रोजेक्ट था नमामि गंगे। ठीक है, तो इसको ही रिकॉग्नाइज़ किया गया है कहाँ पे? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल में हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वहीं पे ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसके थ्रू जो गंगा नदी है उसको पॉल्यूशन फ्री करना था, उसको बिल्कुल क्लीन करना था, जिसको एक ऑफिशियल नाम अगर देखें तो NMCG भी कहा जाता है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये था। तो ये चीज़ें था, तो इसको याद रखिएगा। और इसके मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए ये भी देखा गया था कि एक फेमस कार्टून कैरेक्टर है चाचा चौधरी। ठीक है, तो चाचा चौधरी के थ्रू इसको एक कॉमिक बुक में लाया गया था ताकि यहाँ पे मतलब मैस्कोट एक तरह से कहिए कि बनाया गया था चाचा चौधरी को, कि इसका जो है अवेयरनेस फैलाया जाए कि गंगा को हमें साफ़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु हैज़ लॉन्च्ड ईवी यात्रा वेब पोर्टल एंड ऐप्स? तो ईवी यात्रा वेब पोर्टल्स एंड ऐप्स किसने लॉन्च किया है? तो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने लॉन्च किया है, किस लिए? तो टू एनकरेज एडॉप्शन ऑफ ई मोबिलिटी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ई चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो जहाँ भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है, अब वहाँ पे स्लॉट खाली है या मेरे नज़दीक कोई ईवी चार्जिंग जो स्टेशन है, इलेक्ट्रिकल कार या गाड़ी के चार्जिंग स्टेशन है अगर, उसको कैसे मालूम करेंगे? तो इस वेब पोर्टल या फिर इस ऐप्स के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड दी 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल? तो 160 मीटर का ये ट्राइसोनिक विंड टनल है, ये कहाँ पे टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली? इसरो ने किया। इसरो आपको पता होगा ये इंडिया का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने ट्राइसोनिक विंड टनल टेस्ट किया है सक्सेसफुली। तो ये किया गया है केरल में। आपको मालूम होना चाहिए केरल में आपको मिलेगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ही टेस्ट किया गया है। और ट्राइसोनिक यानी कि तीन, यानी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी कंडीशन, यानी 3 ऐसे कंडीशंस होंगे जहाँ पे इसरो अपना टेस्ट कर सकता है। 3 कंडीशन में जैसे कि सब सोनिक होगा, सब सोनिक कंडीशन में टेस्टिंग होगी, जो कि साउंड के स्पीड से कम होगा। ठीक है, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। फिर एक होगा कि इक्वल टू, ठीक है, जो कि साउंड के स्पीड के इक्वल टू में। और तीसरा कंडीशन होगा कि सुपरसोनिक कंडीशन में टेस्टिंग होगी, जो कि साउंड के स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया? तो कार्बन न्यूट्रल आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि पहले के भी वीडियोस में हमने आपको बताया है कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, कार्बन फ्री होना है। ठीक है, जैसे हमने एक ग्रीन स्टील ब्रांड के नाम में हमने बताया था। चलिए आप कमेंट में बताइए कि कौन सा ग्रीन स्टील ब्रांड भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है,
उसका नाम क्या रखा गया। ये पहला भारत का ग्रीन स्टील ब्रांड है, ठीक है, जिसमें जो कार्बन का एमिशन है वो नहीं होता है ये स्टील बनाने में, तो वो बताए। तो इसी तरह से कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ये है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है। तो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक रिपोर्ट आया इसी साल 2022 में ही एक रिपोर्ट आया, जिसके थ्रू जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है उसको कट करना है 45% कट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। जल्द से जल्द ये बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 2% यानी 2 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ गया। तो इस 2 डिग्री टेम्परेचर को हम डाउन करके 1.5 डिग्री पर लेकर आएंगे, ठीक है। ये हमारा 2030 तक का ये यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट का ये फंडा है कि हम 2030 तक इसको 45% कार्बन एमिशन कम करें। हु हैज़ बिकम ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? 2023 का जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन सी कंपनी होगी? ये होगी टाटा स्टील, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हॉकी का ये देखिए ये 15वां एडिशन है, ठीक है। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप ये है 15th एडिशन का, और ये कहाँ पे होगा? इंडिया में ही, इंडिया ही होस्ट कर रहा है और भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। विच इंडियन स्विमर हैज़ ब्रोक नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 200 एट फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप? तो फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है? ये मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। मेलबर्न कहाँ है? ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें एक इंडियन स्विमर ने हमारा नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये याद रखिएगा, ये हमारा नेशनल रिकॉर्ड है, भारत के ही रिकॉर्ड तोड़ा है 200 मीटर। ये एक भी याद रखना है 200 मीटर में, ठीक है। तो ये कौन स्विमर है? ये भारत के हैं शिवा श्रीधर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी चैम्पियनशिप में, फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैम्पियनशिप में ही एक विमेंस का 100 मीटर का हुआ, ठीक है। ये जैसे 200 मीटर का है वैसे ही 100 मीटर का भी हुआ, ठीक है। इसमें विमेंस का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, नेशनल रिकॉर्ड ही इन्होंने भी तोड़ा, ठीक है। विमेंस का ये रिकॉर्ड तोड़ा, जिस क्या नाम है उनका? चाहत अरोड़ा। तो नेक्स्ट है इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कंडक्ट किया गया है, ये कौन सा एडिशन है इस बार का? तो सूर्य किरण, पहली बात ये याद रखिए कि सूर्य किरण जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल करते हैं, और इस बार ये सूर्य किरण जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है नेपाल में, और ये इस बार का 16th एडिशन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टोक्यो मेक्स सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ट आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? टोक्यो, ये आपको पता होगा ये शहर है जापान का, और जो टोक्यो है इसने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी घर बनेंगे इस डेट के बाद वहाँ पे वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर पैनल से प्रोवाइड की जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। सोलर पैनल के साथ ही वो होम बिल्ड होना चाहिए। तो ये डेट कौन सा रखा गया है? ये रखा गया है अप्रैल 2025, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जापान है ना, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करता है कोई देश
उनमें 5वें पोजीशन पे आता है जापान। ठीक है, फर्स्ट पे में भी चाइना आता है। 8th इंडिया नेशनल इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन जनवरी 2023। 8वां एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा भोपाल में। ये शहर है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। पिछला कहाँ पे हुआ था? 7th वाला। 7th जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो गोवा में हुआ था। ठीक है, और पहला फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली। Which state government has inaugurated 114 नम्मा क्लिनिक्स? कौन सी क्लिनिक? नम्मा क्लिनिक्स इन इट्स ऑल डिस्ट्रिक्ट। अपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में नम्मा क्लिनिक्स होगा। 114 को ओपन कर रहा है। ये स्टेट है कर्नाटका। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पे ये जो एल्डरली केयर है वो मतलब ईयरली केयर प्रोवाइड करेंगे, जल्दी से केयर, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ चेकअप्स एंड जो मेडिसिन है, जो भी शहरों में पुअर लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी मेडिकल सर्विसेज मिल सके। अगला सवाल है विच स्टेट्स गैमोचा हैज़ बीन ग्रांटेड विद जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो इस गमोछा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये कौन से स्टेट का है? तो गमोछा है असम का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। गमोछा जैसे कि हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं इसको? गमछा। ठीक है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। गमछा वही गमछा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। हमारा जो गमछा हम जिसको बोलते हैं, जो मतलब थोड़ा नॉर्मल जो होता है, ठीक है, लेकिन ये जो गमोछा है इसमें कुछ स्पेशलिटी है। ये एक तो कि ये गमोछा हाथ से बुना हुआ होता है और रेक्टेंगुलर, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर तो होता ही है, कॉटन क्लॉथ होगा। ठीक है, और इसका बॉर्डर थोड़ा रेड होगा, बॉर्डर पक्का रेड ही होगा इसका। ठीक है, उसी को जीआई टैग दिया गया है और भी कई डिज़ाइंस होंगे। तो ये असम का गमोछा है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है रिसेंटली, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, रिसेंटली और भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे अलीबाग वाइट ओनियन। अलीबाग वाइट ओनियन किसका है? महाराष्ट्र का। इसको जीआई टैग दिया गया है। जैसे एक है तेंदूर रेड ग्राम, ये है तेलंगाना का। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर एक हमने कल ही डिस्कस किया था रक्से कार्पो एप्रिकॉट है। ये एक तरह का एप्रिकॉट का ये वैरायटी है। ये कहाँ का? लद्दाख। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। और भी चीज़ें हैं, जैसे हाँ एक है नाम भी अट्टा पैडी थुआरा। अट्टा पैडी थुआरा। मैं इसको सही प्रोनाउंसिएट शायद ना कर पा रहा हूँ क्योंकि साउथ इंडियन का है। अट्टा पैडी थुआरा जो कि कहाँ का है? अट्टा पैडी थुआरा ये केरल का है। तो इसको भी रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंडिया साइंड द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद विच कंट्री? तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पे किस देश के साथ इंडिया ने एक डिक्लेरेशन जॉइंटली साइन किया है? ये देश है फिनलैंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए? तो जो मोबिलिटी है, जैसे रिसर्चर्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स हैं, उनके मोबिलिटी को थोड़ी फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, और जो इरेगुलर माइग्रेशन है उसको कॉम्बैट किया जाए, इसके लिए ये साइन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा
सिंगापुर डिक्लेरेशन विच वॉज अडॉप्टेड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो सिंगापुर डिक्लेरेशन बेसिकली सिंगापुर में ये मीटिंग हुई, वहाँ पे सबने डिक्लेयर किया कि हम इस पे बात करेंगे। तो ये कौन सा टॉपिक था? तो ये था लेबर प्रोटेक्शन, मजदूरों की सुरक्षा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग। ऑर्गेनाइज करा कौन रहा था? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी में ये सिंगापुर डिक्लेरेशन लाया गया, जिसमें लेबर प्रोटेक्शन पे बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो देखिए, पहले से ही ये पूरा डिक्लेयर रहता है कि जैसे 2026 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, 2032 का, 2028 का कहाँ पे होगा, 2032 का कहाँ पे होगा, इस तरह से। ठीक है, तो 2032 का जो ओलंपिक होगी उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो होगी। तो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का CEO आज से ही अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और वो CEO कौन होगा? सैंडी हुक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिकन है सैंडी हुक। और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट अब हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ में था कि 2032 का जो ओलंपिक है, वो ओलंपिक गेम्स वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन बेसिकली फर्स्ट सिटी होगा जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करूँगा, बात ओलंपिक की चल रही है तो, क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइज किया गया सारा वो फिक्स अब हो चुका है कि कौन सा ओलंपिक्स, कौन सा देश अब होस्ट करने वाला है, कौन सी सिटी में होस्ट होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा 2020 का जो ओलंपिक गेम था, समर की हम बात करें, समर ओलंपिक गेम्स, बेसिकली मेनली समर ओलंपिक गेम्स को ही ओलंपिक गेम्स मानता है। विंटर ओलंपिक गेम्स में बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो विंटर यानी कि जो विंटर वाले जगहों पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली विंटर्स सीज़न होते हैं, तो उन लोग ज़्यादा उस पर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, तो समर की हम बात कर रहे हैं, समर ओलंपिक्स की। तो 2020 को तो आपको पता होगा कि टोक्यो ने होस्ट किया था, लेकिन ये 2020 में ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया था। बेसिकली ये इसको 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इसको टोक्यो ने होस्ट किया था। ठीक है, फिर जो अगला 2024 का, 4 सालों पे ओलंपिक होता है गेम। तो 2024 का जो कौन सा सिटी होस्ट करने वाला है? पेरिस, फ्रांस का। ठीक है, और यहीं पे 2028 का कौन सा सिटी होस्ट करेगा? लॉस एंजलिस। ये आपको यूएसए का शहर है। ठीक है, 2028 में। और 2032 को हमने बता दिया आपको, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो 2032 तक ये फिक्स हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि 2032 के बाद जो 36 में, यानी 2036 का जो ओलंपिक्स होगा, मे बी ये इसको भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट आइए, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड एट द 19th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। तो 19वां इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड था, जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? बोगोटा सिटी है कोलंबिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो किस कंट्री ने टॉप किया इसको टॉप किया है हमारा देश भारत ने। जी हाँ, ओलंपियाड में हमने टॉप किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, यहाँ पे ना हमने 6 गोल्ड जीते हैं। कितने? 6 गोल्ड। और अगला एक चीज़ मैं आपको जब बताऊँगा तो आप ज़्यादा प्राउड फील करोगे।
भारत से सिर्फ 6 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था इस ओलंपियाड में और 6 एक एक गोल्ड 6 ने जीता है। ठीक है, और कितने में, तो पूरी दुनिया से यानी कि 35 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 35 देशों से करीबन 203 स्टूडेंट थे, जिसमें इन 203 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स भारत से थे और 6 भारत के 6 स्टूडेंट ने गोल्ड जीता और ये 6 गोल्ड हम जीत पाए। करीबन 25 गोल्ड जो है अवार्ड दिया गया बाकी और देशों में, जिसमें 6 गोल्ड भारत ने ही जीत लिया था। ठीक है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। जैसे ये वो 6 स्टूडेंट्स हैं, इनके शहर का नाम भी दिया गया है जो इसमें गोल्ड जिन्होंने जीता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार। इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, करेंट सेक्शन को आपको याद रखने का यही तरीका है कि आप कीवर्ड्स पकड़े रहिए, बस कीवर्ड्स का ही यहाँ पे खेल है। ठीक है, मैं एक इसके पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जहाँ से आपको बताऊंगा कि इसको करेंट सेक्शन को हम देर तक कैसे याद रख सकते हैं और हम करेंट सेक्शन को रिवाइज कैसे कर सकते हैं। मैं सारे स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, बस आप सिविलाइज्ड इंडिया के साथ बने रहिए। तो फ्लेक्स फ्यूल कार यहाँ पे बनाया जा रहा है। भारत का पहला ये मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार होगा जिसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है। फ्लेक्स फ्यूल कार मतलब ये जो कार होगी वो इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग से चलेगी। आपको पता होगा देश में इथेनॉल यानी पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंड कराने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे 80-20 की रेशियो लाना है। पहले तो हमने 80-10 का रेशियो लाया, यानी कि 80% इसमें पेट्रोल होंगे और 10% हम इसमें इथेनॉल डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको गाड़ी चलाएंगे। फिर उसके कैपेबिलिटी में उसकी कैपेसिटी उस तरह के इंजन भी चाहिए आपको गाड़ी का, तभी वो काम करेगा। तो फिर हमने क्या काम किया कि अब हम पहले 10 किया तो अब हमने किया कि हम 20 पे लाएंगे। ठीक है, पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग में, यानी कि 20%। पहले तो यहाँ पे 90-10 का था, 90 और 10। तो हमने फिर डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे कि 80% ही पेट्रोल रखेंगे और 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, और फिर कार चलाएंगे। तो उसके लिए उस तरह का इंजन चाहिए पावरफुल। तो बस यही फ्लेक्स फ्यूल कार यहाँ पे बन के तैयार हो। ये भारत का पहला ये कंपनी है जिसने इस तरह के कार लॉन्च किया है। और ये कौन सा कंपनी है? मारुति सुजुकी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और क्या आपको मालूम है मारुति सुजुकी जो है वो एक जापानीज़ कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। तो बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया? इसके पहले कौन थी? इसके पहले सौम्या स्वामीनाथन थी। ठीक है, आपने कहा अगर करंट अफेयर्स रेगुलर कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो ये अब रिटायर होने वाली हैं। इनको अब रिप्लेस करेंगे डॉक्टर जेरेमी फरार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड वनीकरण प्रोजेक्ट। वनीकरण, वन आप समझते हो हिंदी में, वन मतलब जंगल। तो वनीकरण प्रोजेक्ट टू रीस्टोर नेचुरल वेजिटेशन। तो ये स्टेट कौन सा है? केरल। केरल का जो स्टेट यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने वनीकरण प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि नेचुरल वेजिटेशन को रीस्टोर किया जाए। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ इट्स इंडिजिनस बद्री ब्रीड काउ। तो बद्री ब्रीड काउ जो है वो इस स्टेट का इंडिजिनस है, यानी कि यहाँ का नेटिव है।
ठीक है। तो यहाँ की जो सरकार है उन्होंने ये प्लान किया है कि इसके जेनेटिक का एनहांसमेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो बद्री ब्रीड काऊ है ना, बेसिकली ये जो भी अपना घास जो खाता है वो वहाँ का उस राज्य का नेटिव जो हर्ब्स एंड श्रब्स, जो भी झाड़ियाँ हैं, घास वास है, वो सब थोड़ा सा उसके पास मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है। जैसे हिमालयाज़ में ये घास चरती है, ये जो बद्री ब्रीड का ये गाय है जो, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो गाय जब दूध देती है तो इसके दूध में हाई मेडिकल वैल्यू होता है, हाई मतलब क्यूरेबल होता है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह उसका जो दूध है, उसका जो मिल्क है वो काम करता है। क्योंकि ये गाय खाती ही है इस तरह घास वगैरह, वहाँ का जो लोकल घास है वो सब हर्ब्स वगैरह है, जड़ी बूटी वगैरह है, तो उस तरह की खा रही है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये कौन सा राज्य सरकार है? ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह के और इसका जो जेनेटिक्स है उसको एनहांस किया जाएगा इस बद्री ब्रीड काऊ का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे ये सवाल ना पूछ कर वो आपसे डायरेक्ट ये पूछे, बद्री ब्रीड काऊ किस स्टेट का नेटिव काऊ है? आप बोलोगे उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इगा स्वियातेक को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इगा स्वियातेक जो है पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच कंट्री इम्पोज्ड अ बैन ऑन यंग पीपल बाइंग सिगरेट्स। तो इस देश ने अपने जो भी यंग लोग हैं उनको सिगरेट खरीदने से बिल्कुल बैन ही कर दिया है। इन्होंने एक ऐसा लॉ पास कर दिया है इस कंट्री ने, जिसमें ये कहा गया है कि जिस भी बच्चे का जन्म 1 जनवरी 2009 को या फिर उसके बाद हुआ है, जिसका भी जन्म 1 जनवरी 2009 और उसके बाद हुआ है, उन सब को सिगरेट्स नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें कोई सिगरेट बेचता है या देता है तो ये बिल्कुल इलीगल है इस देश में। कौन सा ये देश है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली न्यूजीलैंड में ये जो सिगरेट्स का चलन है, सिगरेट्स का जो स्वैग है वो काफ़ी ज़्यादा चलन में है। तो सरकार इसको कम्बैट करना चाहती है और इस न्यूजीलैंड की सरकार ने ये टारगेट भी रखा है कि 2025 तक देश को हम स्मोक फ्री बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? जैसिंडा आर्डेन। ठीक है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? ऑकलैंड? नहीं, कैपिटल है वेलिंगटन। ऑकलैंड जो है ना, ऑकलैंड का भी आप काफ़ी नाम सुनते होंगे। ऑकलैंड बेसिकली न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट सिटी है। और आ जाते हैं आज के लास्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर PC रथ। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अब तक बिहार सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यानी बिहार सर्विस के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।